नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। मेरे पास यहां पर पानी के 2 गिलास हैं। देखने में लग रहा है कि दोनों साफ पानी के गिलास हैं, लेकिन मैं जानता हूं और जो मैं देख पा रहा हूं, एक पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। लेकिन आप देखकर पता नहीं लगा सकते। इंदौर, जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में जो पानी आया, लोगों को लगा वो साफ है। कई बार खराब स्मेल, पेल येलो कलर पानी का देखने को मिला, लेकिन और कोई रास्ता ना होने के चलते लोगों ने उसका सेवन किया। लेकिन वो पानी पीने के बाद बहुत सारे केसेस डायरिया के, टाइफाइड के, डिहाइड्रेशन के, हाई फीवर के, ये सारे मामले सामने आने लगे और लगातार कई मौतें हो गईं। अभी भी पूरे इलाके के लोग अस्पताल में हैं। अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया है, लेकिन जवाबदेही का क्या? ये तो इंदौर की बात थी, लेकिन ये देश का सबसे साफ शहर, इसको सम्मान प्राप्त है इस देश को, इस शहर को। लेकिन बाकी शहरों का क्या? गांव का क्या? जहां पीने का पानी कैसा मिल रहा है, किसे पता? कोई जवाबदेही ही नहीं है। इस अहम मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट संजय पांडे जी, जिनका पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में गहरी समझ है, एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। नमस्कार अरुण, और सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुखद समाचार के साथ भी कि कुछ ऐसे मौत जो इंदौर में हुए, जो शायद नहीं होने चाहिए थे, जो शायद टल सकते थे। हम हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, और शायद हम सबकी कोशिश होगी कि ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो। जी, हाँ अरुण। इसीलिए हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं संजय जी। देखिए, हम जानते हैं किस तरह से इंदौर जो है बहुत ही साफ शहर है और हमेशा अव्वल रहता है साफ शहरों की श्रेणी में जब भी इंदौर का नाम आता है। लेकिन वहाँ इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की त्रासदी, मैं तो कहूँगा, हो जाना, क्योंकि इतने लोग, इतनी घनी आबादी में वो दूषित पानी पहुँचना, उसका सेवन होना, ये त्रासदी से कम नहीं है। अभी की जो स्थिति है पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से, आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं उस स्थिति को? बिल्कुल अरुण, और बहुत सही कहा आपने। इंदौर हम सभी के लिए, पब्लिक हेल्थ में जितने लोग भी हैं उन सब के लिए, और देश में लोग सीखने चाहते थे कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे हमेशा लगातार वो स्वच्छता में हमेशा फर्स्ट करता है। और वहां पर ऐसी घटनाएं हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे शायद ये देखना होगा कि ऐसी घटनाएं वहां पर क्यों हुई और कैसे हुई, और कैसे इसको टाला जा सकता था। बिल्कुल। सबसे पहले फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो जीवन के लिए जो सबसे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, हवा और पानी, तो ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें एक स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले। और बिल्कुल ही, और स्वच्छ पानी जो है न सिर्फ सोर्स पे हो, बल्कि एट द पॉइंट ऑफ यूज पे हो। जैसे आपने इस परिचर्चा की शुरुआत में जो ग्लास आपने उठाए, तो जो कोई भी कंज्यूमर जब पानी पीता है या जब यूज करता है, उस पॉइंट पे वो पानी कितना शुद्ध है, ये बहुत जरूरी है। हम शायद स्रोत पे बहुत साफ रखें, लेकिन अगर यूज पॉइंट ऑफ यूज पे ना हो अगर ठीक, तो वो शायद सब हर एक बीमारियों का कारण बनता है और कई बार जानलेवा हो जाता है। तो एट द पॉइंट ऑफ यूज ये ठीक होना चाहिए, और इसकी जागरूकता और इसका क्या कहते हैं सर्वेलेंस होना चाहिए। एक जी। नंबर एक बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि अगर आप देखें कि ये मौतें कहाँ हुई हैं इंदौर में, तो ये हुई हैं बस्ती में, और वहां पर गरीब लोगों के घर में। ये हमारे लिए और चिंताजनक बात है कि इसकी मार जो पड़ी है वो गरीबों पे पड़ी है। गरीबों में भी, उनमें जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, जो कि 5 महीने के एक छोटे से बच्चे की जो जान गई है दूध में मिलाते हुए, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हम उसको टाल सकते थे। तो यानी कि जो सबसे गरीब है वो मोस्ट वनरेबल हो जाता है ऐसी त्रासदी का। तो हमें वहां पर देखना है कि कैसे रोक पाए, और ये है। तो ये एक जो पब्लिक हेल्थ का जो एक कारण है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये पता है कि उनकी पानी की पाइपलाइन कहाँ से गई है, कितनी पुरानी है,
और कब कब बदला जाना चाहिए। तो शायद ये सब चीजें समय रहते हमें वहां पे कर लेना चाहिए था। जी। वहां पे इन चीजों की देरी रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए था, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही लेने चाहिए थे। हमारा सर्वेलेंस जो है, जैसे यहाँ पर लोगों ने खुद कहा जाकर, हमारा सर्वेलेंस तंत्र फेल हो गया था क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद भी अपनी जल की, जो पीने की जल है, उनकी गुणवत्ता की जांच करती है। उनकी रिपोर्ट वहां पे आती होगी। फिर लोगों ने वहां पे बताया कि पानी दूषित आ रहा है, और लोग जो हैं वो वार्ड कमिश्नर के पास में, वार्ड में गए हैं, पुलिस थाने तक गए हैं वहां पे बताने के लिए कि पानी दूषित आ रही है। तो लेकिन क्या आपने जिस तरह से जिक्र किया कि गरीब जो लोग थे, मेजॉरिटी, वो इसके शिकार हुए हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते कहीं और से पानी पीना। पानी ला सकते थे, और उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं भी नहीं, क्योंकि शायद उन गरीबों की आवाज में उतना दम नहीं था कि शायद उतने लोग संवेदनशील होते, वहां के वार्ड कमिश्नर, पुलिस या फिर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उनकी बात को सुन के तत्कालिक कार्रवाई कर सकते थे। वो एक टैंकर तो भेज ही सकते थे पीने के स्वच्छ पानी का। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा काम करता रहा है जन सहभागिता के आधार पे, और आगे भी करेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये उनको जांचने की विषय है। और ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और देखिए, जांच का तो ये विषय है ही, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं इंदौर, जैसे लगातार मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा स्वच्छता के ऊपर अव्वल नंबर पर रहता है इंदौर। लेकिन बाकी शहरों का क्या, अगर हम बात करें, देखिए अर्बन प्लानिंग में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचे, परफेक्टली अच्छे से पहुँचे, ये कोशिश की जाती है। लेकिन इंदौर एक उदाहरण है। लेकिन जो देश भर के शहर हैं जिनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ इतनी फंडेड नहीं है, इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वहाँ भी ऐसा कोई खतरा जो है चौखट पर है। बिल्कुल अरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद ये एक खतरे की घंटी है। और हमें शायद कई बार कई छोटे शहरों के म्युनिसपैलिटी और इन लोगों का शायद हमें पता भी नहीं चलता होगा। और ये है, अगर आप देखें जो नगर पंचायत का सिस्टम है, तो सबसे कमजोर आपका नगर पंचायत, म्युनिसपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और फिर आपके लार्जर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली, बॉम्बे, और ये हैं। तो जो बड़े हैं वो तो रिसोर्स रिच हैं, लेकिन बहुत से छोटे ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जो कि रिसोर्स पुअर हैं। और संसाधन से कम होने के साथ साथ वहां पे मानव संसाधन भी नहीं है, और जो मानव संसाधन है उनमें तकनीकी दक्षता भी इतनी नहीं है कि वो इन चीजों को समझे और इन पर उचित कार्रवाई कर सकें। तो हमें शायद एक तरह से साल की शुरुआत में ही जब ऐसी घटना हुई है, तो और ये हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा सपना है कि हर घर में नल के द्वारा स्वच्छ पानी सबको मिले, और इसके लिए बहुत सरकार काम भी कर रही है। तो वो शायद हमें एक ऑडिट करना चाहिए हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल बॉडीज का, कि उनकी क्षमता कितनी है, और वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो इतना यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उनके ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़ानी है, या टेक्नोलॉजिकली कैपेसिटी बढ़ानी है, या कैसे क्या करना है, वो पूरा एक ऑडिट होना चाहिए। बहुत ही एक इंटीग्रेटेड ऑडिट होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि म्यूनिसपैलिटी के जो नए शहर हो रहे हैं, स्पेशली कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, तो वहां पर जो एक हमें जियोलॉजिकल मैपिंग करवानी चाहिए, जहां पर यह पता हो कि पानी, पीने का पानी कितने नीचे से जा रहा है, वो मैप सबको सहजता से उपलब्ध हो, जिससे कि कोई भी प्लानिंग करे। जैसे आप बात कर रहे थे अर्बन प्लानिंग में, और ये तो वो एक महत्वपूर्ण होता है कि भाई जहां से पीने का पानी जा रहा है उसके बगल से सीवर लाइन क्यों जाए, उसे एक दूरी होनी चाहिए जिससे कि वो दोनों पानी आपस में मिक्सअप ना हो पाए। तो एक टाउन प्लानिंग में हमें बहुत इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मैपिंग हो। और आज हमारे पास में सैटेलाइट मैपिंग से हम ऐसा कर सकते हैं, और एक के ऊपर दूसरे टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि सुपर इम्पोज करके हमारे पास में वो नक्शा रह सकता है, बिल्कुल ही। और उसका जी। यूज सब लोग कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि मैपिंग होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कहाँ से पानी का पाइप जा रहा है, तो वहाँ से सीवर का पाइप जो है ना वहाँ से निकाला जाए। लेकिन अर्बन प्लानिंग और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। क्षमता तो बहुत है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। हम गुरुग्राम का उदाहरण ले लें, इतना आधुनिक शहर है और हर बरसात में उसका हाल हम सब ने देखा है, तो वहाँ कहाँ की अर्बन प्लानिंग है।
और ऐसे मामलों में मैं आपसे खासतौर पर ये पूछना चाहूँगा कि नगर निगम और जल विभाग इस मामले में उनकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे मामले? आपने सोर्स का जिक्र किया था कि एट द सोर्स कि वहाँ पर पानी स्वच्छ है, लेकिन लास्ट पॉइंट पर जाकर वो पानी स्वच्छ है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर एट सोर्स है और डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जब तक वहां पे घर तक पानी पहुंच रहा है वहां पर जांच करके देखना और ये सर्वेलेंस करना, ये पीएचईडी और म्युनिसिपल दोनों को, और ये शायद यहीं पर तारतम्य स्थापित करके काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही विभाग इसको करेगा पूरा। और इसीलिए शायद जो नगर निगम बनाए गए हैं जहां पर कि वार्ड कमिश्नर और जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं वार्ड लेवल पे वो कोऑर्डिनेशन होता है, उस पे ये बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सारे विभाग कोऑर्डिनेटेड इस पे काम करें। और वो जवाबदेही सबकी वहां पर उपस्थित हो जाती है। और ऐसा नहीं कर सकते कि वो उनकी उस विभाग की जिम्मेदारी है या इस विभाग की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं जी कर सकते वो। तो वो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए। और जी अर्बन प्लानिंग में जो आपने बात कही, एक बहुत बड़ा जो शायद, और मुझे तो ये लगता है कि एक पूरा का पूरा वर्क कल्चर को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। जो क्योंकि देखिए हमारे देश में अब जो शहरी जनसंख्या और बढ़ती ही जाएगी, और जब विकसित भारत होगा तो उस समय शायद हमारे देश में 50% आबादी शहरों में रह रही होगी। लेकिन क्या हमारे शहर उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे शहर का नियोजन और प्लानिंग हम उस स्थिति में करने को तैयार हैं? जी हमारे पास क्षमता है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद जो एक वहां पे वर्क कल्चर चेंज करने की आवश्यकता है, वो हमें कुछ चीजों को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है लोगों के, जो कार्य प्रणाली है, उनको फिर से देखना और रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। और यहाँ इस पर जवाबदेही भी तय होना बहुत जरूरी हो जाती जवाबदेही है। बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लोगों के प्रति, वहां पे उस शहर के उन लोगों के प्रति वहां पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको ये बताएं, इंदौर आज लगातार जो स्वच्छ शहर बना है, आप अगर देखिए इंदौर पहले गंदा हुआ करता था। इंदौर इतना स्वच्छ क्यों हुआ? जन सहभागिता से। और जब अकाउंटेबिलिटी आई वहां पे जन सहभागिता के आधार पे, तब जाके वो स्वच्छ हुआ। जी अच्छा, तो संजय संजय जी, देखिए आपका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, और देखिए ये जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अभी तुरंत, देखिए सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, वनरेबल पूरे देश के शहर हैं, गांव हैं, तो अभी तुरंत कौन से ऐसे कदम आप देखते हैं जिन्हें उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? अगर आप देखें तुरंत तो आप, मैं इसको तीन तरीके से देखूंगा। एक ये कि इंदौर में जो प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सारी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। और वहां पे जो पूरा का पूरा तंत्र है पानी जल व्यवस्था का, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए इमीडिएटली। दूसरा यह है कि शहर को, और इंदौर शहर और बाकी सभी शहरों को शायद अगले 1 या 2 महीने तक जो है वो अपने पूरे जो जल वहां पे जो पेयजल व्यवस्था है, उसकी प्रणाली को पूरी तरह से देखना चाहिए, उसको ऑडिट करके उसकी खामियों को पता करना चाहिए। और साथ ही जो भी खामियां उसमें निकल के आती हैं उसको दूर करने के लिए अभी जो आने वाला बजट है, उस बजट में प्रावधान करके तात्कालिक कार्य करने चाहिए। और इस पे ये देखना चाहिए कि वो रिएक्शनरी ना हो, वो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लें। तीसरी जी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सभी छोटे शहर बड़े शहर सभी जगहों पे सर्वेलेंस बढ़ाना चाहिए। वो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, यानी कि हम वाटर क्वालिटी को चेक करते रहें लगातार डिफरेंट पॉइंट पे, सोर्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, घरों में। और उसके लिए जो है, जो समुदाय है, जो लोग हैं, उनको जागरूक करना चाहिए कि वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि देखकर सुनकर ऐसे भी पता चल जाता है कि पानी दूषित है कि नहीं है। और साथ ही कुछ बहुत ही सस्ते केमिकल आते हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं वाटर क्वालिटी को। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो नगर पंचायत और म्यूनिसपैलिटी से चुन के आए हुए हैं, उनको संवेदनशील करना चाहिए कि वार्ड कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में इन चीजों को वो देखें और इस पे तत्काल कार्रवाई करें। और ये है। और तीसरा ये, पॉलिसी लेवल पे जो बजटीय प्रावधान है और बाकी जो इसकी गाइडलाइंस है जो पुरानी, उनको फिर से देख के आज के परिप्रेक्ष्य में और विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में बदलना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा
ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, उन सबको दुरुस्त करने की आवश्यकता सभी शहरों में है। सिर्फ इंदौर ही नहीं, सभी शहरों में है। और जी। उसके लिए तात्कालिक कार्यक्रम हमारे उठने चाहिए, यानी और ये कि हम काफी चीजें सीख सकते हैं जी, जी। पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत है। और एक बिल्कुल सवाल ये भी बनता बिल्कुल। है कि क्या यहाँ पर भारत में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा ये लागू हो सकता है क्या? है हमारे यहाँ, आप देखिए तो लगातार पानी की जो क्वालिटी है वो मॉनिटर करने के लिए वहां पे लैब्स हैं बने हुए, और लैब वहां पे करते हैं। लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं निर्णय लेने में या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जी। सिस्टम हमारे यहाँ बनाए गए हैं, सिस्टम काम भी करते हैं कुछ जगहों पे बहुत अच्छे। लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कभी हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जी, ऐसी आपदा होने का इंतजार ना करें, हम बीच बीच में ऐसे मॉक ड्रिल करते रहें जहां पे जाके लोग देखें, समझें और अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। ये तो होगी प्रशासन की बात, निगम की बात, या जो भी विभाग संबंधित विभाग है उनकी जिम्मेदारी की बात। जो आम लोग हैं वो घर में जो पीने का पानी आ रहा है वो कैसे सावधानियां बरत सकते हैं? क्या जो पानी उबालना, आरओ फिल्टर लगाना, क्या ये सावधानियां हैं? किस तरह से वो सावधान रह सकते हैं इस तरह से बचने के लिए? निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमें ये देखना होता है कि एट द पॉइंट ऑफ यूज जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी लोग हैं, वो पानी जहाँ पे यूज करते हैं उस समय में, यानी उस ग्लास का पानी कितना साफ है और पीने योग्य है या नहीं, वो जरूर है। ग्लास तक पानी पहुंचने में आप देखें तो उसका भंडारण, यानी घरों में भी लोग भंडारण करते हैं पानी का, वो साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल ठीक से। पानी कैसे निकाल के पिए, कैसे उसका उपयोग करें, इसके बारे में बताना चाहिए। और लोगों में इसकी जागरूकता हमें जन अभियान के माध्यम से करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। और इसकी जांच के लिए जो है, जो किट्स आते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। लोग उसे देख सकते हैं कि उनका पानी दूषित है या बिल्कुल सही है पीने लायक, तो उसको उपयोग करना चाहिए लोगों में। बच्चों को स्कूलों में इसकी शिक्षा देनी चाहिए। जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां पर इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए कि पानी को हम अगर अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करके कैसे पी सकते हैं, उबाल कर कैसे पी सकते हैं, या क्लोरीन की टिकिया कितनी मात्रा में कितना डालना चाहिए उसको कैसे पी सकते हैं। और ये क्योंकि पानी के चलते ही जो है वो आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है। और जो जल जनित बीमारियां कई होती हैं जिनसे कि आदमी बच सकता है। ये जी। और ये अभी हमें इसकी पूरी तैयारी अभी से ही करनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम अरुण बदलता है, मान लीजिए कि गर्मी के समय में यही समस्या दूसरे प्रकार की हो जाएगी, बरसात के समय में यही समस्या कुछ और प्रकार की हो जाएगी। यानी जी। कि मौसम के साथ साथ भी ये चीजें बदलती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए भी लोगों को जागरूक करके ये करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जल जीवन मिशन हो, हर घर जल नल ये मिशन हो, ये सब मिशन तो हैं, लेकिन जो अंतिम चरण या जो लास्ट लेवल है वहाँ पर जाकर ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये कहना, मुझे लगता है कि ये कहना पड़ जाएगा कि हम साफ शहर तो दे रहे हैं, जो शहर साफ है बहुत मुश्किल से जन भागीदारी या जो वहाँ के लोग हैं, प्रशासन है, उनकी मेहनत से वो शहर साफ तो बन रहा है, लेकिन सुरक्षित पानी देना ही भूल गए या सुनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अधूरा है, वो बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि स्वच्छ शहर में ही स्वच्छ जल होता है। अगर जी। स्वच्छ जल नहीं है तो शहर साफ नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये इंदौर वासियों को मानना होगा कि इंदौर साफ नहीं है। और ये पूरे देश के विभिन्न जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव गांव हैं, सब पर यह बात लागू होती हुई। वो तो इंदौर की बात थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो मुझे लगता है कि साफ भी नहीं हैं और वहाँ पर भी लोग इस तरह से दूषित पानी का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में ऐसी हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल सकती है अगर यही हाल रहा, अगर कोई सुधार ना किया गया जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही। और आपने देखा होगा पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने ये बताया था कि स्वच्छ पानी उपलब्ध करवा के हमने कितने 100 करोड़ रुपए बचाए हैं। क्योंकि ये सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि ये आपके इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। जी। तो बिल्कुल ही आपने सही कहा कि लेकिन हमें जी जी। क्या कहते हैं कि इसके लिए जो है
सारी हर तरीके से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना और उसको लोगों तक पहुंचाना। अभी भी सोचिए कि अगर हम आंकड़े देखते हैं, आंकड़ों के आधार पर अगर देखें, तो करीब करीब 75% पूरे देश में पानी उपलब्ध है। शहरों में 83% और गांव में 53%, 52% के आसपास की नलों में उपलब्ध है। यानी कि गांव में हर 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति नल का पानी पी रहा है, एक व्यक्ति नल का पानी नहीं पी रहा है। शहरों में भी ऐसे 20% लोग हैं जहां तक नल का पानी नहीं पहुंच रहा है। जी तो एक तो वहां तक पहुंच हो, साथ ही साथ एक अच्छा पानी हो, गुणवत्ता युक्त पानी हो, जो बिल्कुल। कि जिस जीवन तरह दे। से हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि टैप वाटर ही लोग पीते हैं। लेकिन हमारे बिल्कुल। भारत में हम देखते हैं कि हर घर में अगर आरओ ना लगा हो, वाटर फिल्टर ना लगा हो, तो पानी पीने में लोग झिझकते हैं। आपने आपने जब हमारी बात हो रही थी, आपने उदाहरण भी दिया था कि कई शहरों में काम ऐसा हो भी रहा है कि पानी सही में जो है स्वच्छ तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जमशेदपुर का। जमशेदपुर में टाटा स्टील के जो जिसको कंपनी है, अब तो वो बदल गया है नाम उनका, जो कि पूरे शहर में पानी की सप्लाई करती है। आप उनका टैप वाटर कहीं से भी लेके पी ले, वो चैलेंज करते हैं, और आप उनको पाएंगे कि दे आर बेटर देन बिस्लरी। जी क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है, सर्वेलेंस बहुत अच्छा है, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वहीं जो बगल की म्यूनिसपैलिटी हैं, जो म्यूनिसिपल है बॉडी है टाटा कंपनी के बाहर के क्षेत्रों में, वहां पे उतने गुणवत्ता का पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वहां पर संभव है लाखों लोगों को, जी तो ये सभी जगह संभव है। बिल्कुल, ये संभव है। और ये जिम्मेदारी प्रशासन की, अधिकारियों की और जो लोग हैं उनकी भी बन जाती है कि अवेयर रहें। और अगर इस तरह से कोई शिकायत आती है तो पुरजोर तरीके से उसे बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके फाइनल कमेंट्स चाहूँगा मैं इस पूरे मुद्दे पर, जितना भी हमने डिस्कस किया अभी तक। अरुण जी, बिल्कुल कि मेरा ये सपना होगा कि भारत में भी जैसे विदेशों में 100% घरों में और सभी घरों में, गरीबों के घरों में शायद पहले, स्वच्छ जल मिले। क्योंकि जल ही जीवन है। अगर प्रदूषित जल है तो जीवन कैसे वहां पे रह पाएगा। जी तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग हैं इतने संवेदनशील हों कि वो कम से कम, जो लोग भी इस पे काम करते रहे हैं और तंत्र में जो भी इसमें शामिल हैं, वो इसे एक मिशन, एक ये समझें कि ये एक उनकी तरफ से उपासना है लोगों के प्रति। अगर आप स्वच्छ जल किसी को उपलब्ध करवा रहे हैं, ये भी एक आपकी पूजा या किसी पद्धति का वो एक हिस्सा है। जी। उस रूप में इस कार्य को करें। मैं यही कोशिश चाहूंगा और कि और सब वैसे लोग। भी हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, तो यहाँ सबसे बड़ा पर पुण्य है। स्वच्छ जल सबसे बड़ा पुण्य। पहुँचाया जी। जाए तो जी। उससे ज़्यादा पुण्य क्या ही हो सकता है। बहुत बहुत वहां पे लापरवाही धन्यवाद। ना करें। जी जी। बहुत 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 धन्यवाद संजय धन्यवाद। पांडे जी, आपका थैंक यू। TV9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने सुना संजय पांडे जी को, जो कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इंदौर में क्या कुछ गलत हुआ। जो एक, अगर इसी तरह की स्थितियां रहीं तो ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, देश के तमाम शहर, वहाँ पर भी इस तरह की त्रासदी हो सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, और अधिकारियों की जवाबदेही और सही तरीके से काम करने की जो है ज़रूरत है। कई अच्छे उदाहरण भी उन्होंने बताए जहाँ स्वच्छ जल लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि इस पर बेहतर तरीके से काम होगा। जिस तरह से मिशन सरकार की ओर से लॉन्च किए जा रहे हैं, वो जो सपना देखकर वो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, वो साकार होंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई विचार, कोई राय, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।